हम मूवी के शुरू में देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में बहुत खतरनाक जलजले आ रहे थे। वहाँ की हर चीज तबाह हो रही थी। लोगों को मसला ये था कि वो ये जान ही नहीं पा रहे थे कि अगला जलजला अब कहाँ आएगा और इन्हें सेफ्टी के लिए किस इलाके को खाली करना था। उन जलजलों की वजह ये थी कि शहर में अंडरग्राउंड होने वाली माइनिंग थी। इसके बाद हम कुछ दोस्त माइनिंग वाली जगह के पास पार्टी करते हुए देखते हैं, जिनको वहाँ एक दरार नजर आती है जो देखते ही देखते बड़ी होने लगी थी, तो सब अचानक से उस दरार में गिर गए थे। हम इसके बाद फिगा को देखते हैं जो इस माइनिंग एरिया की सिक्योरिटी इंचार्ज थी। वो अपने एक खास गैजेट की मदद से माइनिंग वाली जगह के आसपास आने वाले जलजलों की वजह और शिद्दत को चेक करने आई थी। ये सब करने के बाद वो अपने मंगेतर से मिलती है। आज उसको याद आया कि उसके बेटे का बर्थडे भी था। आज जब अपने एक्स शोहर को लेकर अपने बेटे को बर्थडे विश करने के लिए जब उसके घर जाती है तो वो देखती है कि उसका बेटा उसके घर से गायब था। इससे पहले फिगा अपने बेटे का मालूम करती वहाँ एक जोरदार जलजला आता है। फिगा को रिट स्केल चेक करने से मालूम होता है कि वो झटका 3.8 फ्रीक्वेंसी का था। जरूर वहाँ कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को उसके भाई को तलाश करने का काम देकर खुद माइनिंग एरिया की तरफ जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो घर से बाहर आई, एक कुत्ता बहुत तेजी से उस शहर से बाहर भाग रहा था, इस तरह जैसे उसको मालूम था कि वहाँ कोई खतरा आने वाला था। फिगा इन सब चीजों को नजरअंदाज करके माइनिंग एरिया की तरफ जाती है, क्योंकि वहाँ के पहाड़ों को फिगा के अलावा और कोई नहीं जानता था। वो बहुत अरसे से वहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज थी। माइंस के अंदर उस वक्त 108 वर्कर फंसे हुए थे, जिनको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन फिगा उन माइंस में होने वाले धमाके की इंफॉर्मेशन लेने के लिए खुद माइंस के अंदर जाने का फैसला करती है। इसके साथ उसका एक शोहर भी अंदर जाता है, क्योंकि वो भी माइंस का इंचार्ज था। 520 मीटर अंदर जाने के बाद फिगा पहाड़ों को खटखटा कर उन पर हुए नुकसान का मालूम करती है और उसको ड्रोन कैमरा की मदद से उसको ये मालूम होता है कि लगातार धमाकों की वजह से पहाड़ों की ऊपर वाली जगह बहुत कमजोर हो गई है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो हथौड़ी से पहाड़ों की दीवारों के ऊपर हल्की हल्की चोट देती है। अचानक उस हल्की चोट से वहाँ बहुत से पत्थर गिर गए थे और अंदर उनको एक खोखला इलाका नजर आता है। वो सच में बहुत खतरनाक था। दूसरी तरफ फिगा की बेटी अपने भाई को तलाश कर रही थी। उसको अपने दोस्तों से मालूम होता है कि वो पार्टी करने के लिए कुछ देर पहले माइनिंग एरिया की तरफ देखा गया था। माइंस एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन लेते हुए फिगा को यह मालूम होता है कि वो एरिया 1.5 किलोमीटर लंबा था और ठीक उसके ऊपर ही उनका शहर था। दरअसल किसी भी वक्त उनका शहर अंदर की तरफ गिर सकता था। हम इसके बाद एक बच्चे को मिट्टी में खेलता हुआ देखते हैं। तब अचानक वहाँ की मिट्टी अंदर की तरफ गिरने लगी थी। इससे पहले वो बच्चा भी उसमें गिर जाता, उसके माँ बाप उसको बचा लेते हैं। माइंस के अंदर फिगा अपने एक्स शोहर को शहर को खाली करने का कहती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी इंचार्ज थी। उसको मालूम हो गया था कि वो शहर किसी भी वक्त तबाह हो सकता था। उसका एक्स शोहर उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये दोनों पहाड़ एक दूसरे को खिसका कर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हों। फिगा जवाब में कहती है कि वहाँ के हालात बहुत खराब हैं, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें वो शहर खाली करवाना है। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी जहाँ वो खड़े थे वो हिस्सा भी माइंस का टूटने लगा था। भागकर वो लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं। वहाँ फिगा के मंगेतर को रेस्क्यू टीम से मालूम होता है कि इस मरतबा आयल जलजले की वजह से उस शहर में पानी के पाइप फट गए हैं। कीड़े मकोड़े तेजी से जमीन से निकलकर शहर में आ रहे हैं और जानवर उस शहर को इस तरह छोड़ रहे हैं जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला था। और माइंस के अंदर भी 108 वर्कर फंस गए थे, जिनको निकालने का काम फिगा ने कुछ ही देर पहले शुरू करवाया था। वहाँ से बाहर आने पर वो नोटिस करता है फिगा की बेटी किसी के पीछे भाग रही थी। वो भी कार से निकलकर उनका पीछा करता है, उन दोनों को पकड़ लेता है। वो फिगा की बेटी से उस सारे मामले का पूछता है। फिगा की बेटी बताती है कि वो उसके भाई का दोस्त है, जरूर वो उसके बारे में कुछ जानता है। फिर वो लड़का उनको बताता है कि वो फिगा की गाड़ी चोरी करके माइंस एरिया की तरफ पार्टी करने के लिए गए थे। वो ज्यादा नशे में होने की वजह से बेहोश हो गया था। वो नहीं जानता कि फिगा का बेटा कहाँ पर है। इसके बाद हम फिगा को देखते हैं। वो माइंस के अंदर एक सेफ्टी ट्रक में बैठी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई थी। पहाड़ वाला वो खोखला इलाका किसी भी वक्त उनके ऊपर भी गिर सकता था। जैसे ही वो पहाड़ गिरेगा उनका सारा शहर भी तबाह हो जाएगा। फिगा को अपनी जान से ज्यादा शहर की फिक्र थी। इस माइंस एरिया में अभी भी चट्टानें गिर रही थी। वो अपनी जान की ना सोचते हुए बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वो शहर खाली करवा सके। लेकिन जल्द ही उनको मालूम हो जाता है कि उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो हार नहीं मानते, एक दूसरा रास्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। बहुत चलने के बाद उनको दूसरा रास्ता बंद मिलता है
है। फिगा को वहाँ छोटी चट्टानों के दरमियान एक सुराख मिलता है। वो सुराख का रास्ता समझते हुए वहाँ से निकलने का फैसला करती है। वो छोटे पत्थरों को हटाते हुए वहाँ से बाहर निकल आती है। अब उसके बाद उसके एक्स शोहर को बाहर निकलना था। इतने तंग और छोटे सुराख से निकलने से उसको मसला हो रहा था। फिगा को ना चाहते हुए भी उसके सर पर हथौड़ी मारकर उसको बेहोश करना पड़ता है। इसके बाद वो उसको खींचकर उसको बाहर निकाल लेती है। वहाँ और भी फिगा के साथ बहुत से वर्कर बाहर आ गए थे। अब बारी थी फिगा के साथ एक आखिरी वर्कर की। जब वो छोटे से सुराख से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका पाँव छोटी चट्टानों में फंस गया था। फिगा उसको बहुत खींचने की कोशिश करती है लेकिन दोबारा चट्टानें हिलती हैं। तभी छोटी छोटी चट्टानें उस लड़की के ऊपर गिर जाती हैं। वो लड़की वहीं पर मर गई थी। हम इसके बाद फिगा की बेटी और उसके मंगेतर को देखते हैं जो इसके बेटे को तलाश करने के लिए माइनिंग एरिया की तरफ आ गए थे, जहाँ मूवी के शुरू में जो बच्चे पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर एक बड़ी दरार देखी गई थी जिसके अंदर उनको किसी के फोन के बजने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों अंदर दरार में देखते हैं, वहाँ एक बच्चा और फोन बज रहा था। फिगा की बेटी जब अपने भाई को कॉल करती है उसका फोन दरार में नहीं बजता। इससे ये मालूम होता है कि उसका भाई दरार में नहीं था। दूसरी तरफ फिगा माइंड से निकलने के बावजूद भी एक गहरी सोच में थी क्योंकि उसने अपनी बहुत प्यारी दोस्त कोलिक को खो दिया था। वो उस माइंड से बाहर आते ही और फिगा को उसकी बेटी की कॉल आती है जहाँ वो बताती है कि वो माइंस के पहाड़ों के ऊपर है जहाँ उसका बेटा पार्टी करने के लिए आया था। हो सकता है वो वहीं कहीं हो। उसकी बातें सुनने के बाद फिगा उससे कहती है कि अब शहर की तरफ ना जाना, शहर किसी भी वक्त तबाह हो सकता है, हो सके तुम उस शहर से दूर चली जाओ। शहर में फिगा के कहने पर सेफ्टी अलार्म बजा दिए गए थे। अलार्म बजते ही शहर में अफरा तफरी मच गई थी। सब लोग सड़कों पर निकल आए थे। किसी को यह मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। देखते ही देखते वहाँ सड़क में बहुत भी बड़ी दरार आ गई थी। फिगा की कार भी उसमें फंस गई थी जबकि लोग हैरत से खड़े देख रहे थे। फिगा और उसका एक शोहर उस शहर के लोगों को चीख चीख कर बाहर जाने का कह रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी बात सुन नहीं रहा था। कुछ ही देर में सड़क में आई दरार और भी ज्यादा हो गई थी। कार के अंदर फिगा की बेटी भी थी। फिगा का मंगेतर वक्त पर ही फिगा की बेटी को बचा लेता है। दूर खड़ी फिगा देखती है कि माइंस के पहाड़ अंदर की तरफ गिरने लगे थे। इस चीज को कुछ ही देर होती है तभी सारा शहर भी उसकी गिरफ्त में आ गया था। सारे शहर में पहाड़ों के टूटने की डस्ट धुएं की तरह फैल गई थी। देखते ही देखते शहर के बहुत से लोग उसकी वजह से मर गए थे। वहाँ बचे सब लोग और फिगा सदमे में आ गए थे। जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिगा भी हॉस्पिटल में ही थी जहाँ उसके बेटे की दोस्त बताती है कि उसका बेटा आखिरी पार्टी करने के लिए माइंस के करीब एक स्कूल में गया था। पता करें, क्या पता आपको मिल जाए। वो फिगा कुछ सोचे बगैर अपनी सारी फैमिली को लेकर स्कूल में पहुंच गई थी जहां स्कूल सारा तबाह हो गया था। उनको वहां डर भी लग रहा था कि उनका बेटा मर ना गया हो, लेकिन वो एक मरतबा चेक भी करती हैं। थोड़ा आगे जाने पर उनको एक जख्मी लड़की और के साथ अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। फिगा का बेटा नीचे तहखाने में गिरा हुआ था क्योंकि उसके ऊपर से छत गिर गई थी। फिगा सबसे पहले उस जख्मी लड़की को बचाने के लिए एक रस्सी उसको देती है। वहाँ पर फिगा की फैमिली भी आ जाती है लेकिन फिगा उनको आगे आने से मना करती है। वो जानती थी कि वहाँ की जमीन बहुत कमजोर हो गई थी। उसके नीचे बहुत बड़ा सुराख भी था, बिल्कुल उसी तरह का ही सुराख उसने पहाड़ों के अंदर देखा था। इससे पहले फिगा उस जख्मी लड़की को बचाती, फिगा की आंखों के सामने वो लड़की मर जाती है। इसके बाद फिगा एक पाइप के जरिए अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाती है। इससे पहले वो अपने बेटे को बचाती वहाँ हिलती है, एक सरिया उसकी टांग में लग जाता है। खून में लथपथ फिगा अब भी अपने बेटे के बारे में सोचती है। वो अपने बेटे से कहती है कि अगर तुम्हें उसका मंगेतर पसंद नहीं है वो इसीलिए अपने मंगेतर से शादी नहीं करेगी, तुम्हारे कहने पर तुम्हारे डैड के साथ रहने लगूंगी। इसका बेटा कहता है कि नहीं मोम, वो बस ये चाहता है कि आप खुश रहो उनके साथ। फिगा जवाब में कहती है कि वो भी बस यही चाहती हैं। उनकी बातों के दौरान ऊपर रस्सी से लटका एक टेबल नीचे गिराया जाता है। फिगा का बेटा उस टेबल से लटक कर फिगा के पास आता है उसकी मदद करने के लिए, जहाँ फिगा की टांग के अंदर सरिया अभी भी घुसा हुआ था। दूसरी तरफ उसकी बेटी उस सुराख की तरफ आती है अपनी मोम की जान बचाने के लिए। वो दोनों मिलकर अपनी मोम की टांग से सरिया निकाल देते हैं और उसको वहीं बिठा देते हैं। पहले फिगा का बेटा ऊपर जाता है, इससे पहले वो फिगा को भी बचा कर ऊपर ले जाते। जहाँ फिगा बैठी थी वो जगह भी टूटने लगी थी। फिगा भी मर सकती थी लेकिन हार नहीं मानते। इसकी बेटी टेबल को झूलती हुई अपनी मोम के पास लेकर आती है। फिगा भी उस टेबल पर जंप कर देती है। टेबल पर वजन बहुत ज्यादा हो गया था जिस केबल से उन लोगों ने उस टेबल को लटकाया हुआ था। फिगा का एक शोहर वो केबल पकड़ लेता
देखता है उस केबल के अंदर करंट था जो फिगा के एक्स शोहर को लग जाता है। करंट के लगने से वो वहीं मर गया था। मरते हुए वो फिगा के मंगेतर से कह कर गया था उसके बच्चों का जिंदगी भर ख्याल रखना। हम इसके बाद देखते हैं कि वहाँ रेस्क्यू वाले भी आ गए थे जो उन सबको वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन वो इस हादसे को और इस दिन को कभी नहीं भूल सकेंगे। उन सबको दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।